हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि आपके बीएससी पार्ट 3 के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट यूनिट शुरू की है। उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखा था, उनका क्लासिफिकेशन देखा था। फिर जो हमने कल जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने मोनोसैकेराइड्स को लिया था। मोनोसैकेराइड्स में हमने सबसे पहले ग्लूकोज को लेकर चले थे। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने ग्लूकोज को सबसे पहले चुना था। उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी। एक तो हमने देखी थी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लूकोज क्या था, ओपन चेन में प्रदर्शित था। एक तो उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर थी। दूसरी क्या थी, दूसरी उसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर थी। जैसा कि हमने देखा ओपन चेन स्ट्रक्चर जो खुली श्रृंखला वाली संरचना थी उसकी, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो वो नहीं देती और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। उस संरचना से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन आखिरकार क्यों नहीं होते। तो क्या हुआ, देखा गया कि कुछ उसकी 2 फॉर्म होती हैं, अल्फा और बीटा। वो कहाँ से आई, ओपन चेन में तो कोई अल्फा और बीटा नहीं होती, एक ही फॉर्म रहती है। तो फिर इसका मतलब उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने देखा था कि ग्लूकोज में क्या होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो क्या होगा, एक रिएक्शन होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, एसीटल हेमी एसीटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जिसमें हेमी एसीटल बनता है। दिखाई थी तुमको लास्ट टाइम रिएक्शन हेमी एसीटल क्या होता है, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड था इसलिए एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इसीलिए उसको क्या बोल रहे थे हम, हेमी एसीटल। अगर वहाँ कीटोनिक ग्रुप होता तो उसको बोलते हैं हेमी कीटल। तो रिएक्शन होती है, वही सेम रिएक्शन यहाँ हुई। तो जब हमने हेमी एसीटल वाली रिएक्शन की, हेमी एसीटल बनाया, तो देखा कि ग्लूकोज की जो खुली श्रृंखला थी, ओपन चेन थी, वो किस में चेंज हो गई, वो ग्लूकोज की क्लोज्ड श्रृंखला, बंद श्रृंखला में चेंज हो गई। फिर हमने उस बंद श्रृंखला को अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखा था ना हमने लास्ट में क्या किया था, ग्लूकोज की जो क्लोज चेन प्राप्त हुई थी कुछ इस तरीके से, तो उसको हमने क्या किया था, 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज किया था और ऐसे दिखाया था H OH H OH OH H, ये CH2 OH, ये H। अगर CH2 OH और OH क्या है, ये दोनों आपस में जो ऑक्सीजन वाला कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी, जिस कार्बन पर हेमी एसीटल बनता है वो कार्बन क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। क्या मतलब है कहने का मतलब ये है, ग्लूकोज यही तो था, CH2OH, यहाँ से हमने अटैक कराया था, इनको छोड़ दें, OH H OH OH H, और यहाँ पर क्या था, C डबल बॉन्ड O था, यही तो चेंज हुआ था। यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया था, तो यही तो चेंज हुआ था, किसमें, ये चेंज हुआ था OH और H में। तो ये OH इधर भी हो सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, तो ये OH इधर भी हो सकता है, ये OH इधर भी हो सकता है ना। तो इस फॉर्म को हमने क्या कहा था, इस फॉर्म को हमने कहा था, ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर अगर हम देखें OH कहाँ है, पहला तो चीज़ है कि हमने वहाँ क्या किया था, इन्वर्जन किया था, इसको यहाँ लेके गए, इसको यहाँ लेके आए, फिर उसके बाद दोबारा सेकंड इन्वर्जन किया कि हाइड्रोजन को रिंग के अंदर लेके गए थे। तो फर्स्ट इन्वर्जन और सेकंड इन्वर्जन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम और आगे स्टेप बढ़ाएं, फर्स्ट इन्वर्जन करें या सेकंड इन्वर्जन करें, तो डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं कि कौन सी अल्फा फॉर्म होगी, कौन सी बीटा। यहाँ से कैसे बताएंगे बिना इन्वर्जन किए, इस OH ग्रुप को देखकर। अगर ये OH ग्रुप रिंग के अंदर है, ये रिंग बन रही है ना, रिंग के अंदर है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है अल्फा। कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा फॉर्म। इसके अलावा हम जो ग्लूकोज लेकर चले थे, मैंने बताया था जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं शुगर, वो सभी कौन सी फॉर्म में होती हैं, डी फॉर्म में होती हैं। तो जो हम ग्लूकोज भी लेकर चले थे वो कौन सा था, डी फॉर्म में था। देखा था ना, ये OH ग्रुप इधर लगा हुआ था। अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि जब OH इधर की साइड लगा हो, राइट साइड में लगा हो, तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। और अगर ये वाला OH लेफ्ट साइड में लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। तुम बोले बाकी OH भी तो हैं, लेकिन बाकी OH से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं होती। हमेशा कौन सी, जो CH2OH के जस्ट बगल वाला हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसी से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं। तो ये देखते हैं ये कहाँ पर था OH ग्रुप, जब ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना था तब। तो OH ग्रुप कहाँ था, राइट साइड पे। इसका मतलब ये जो ग्लूकोज था कौन सा था, डी ग्लूकोज था। तो हम कह सकते हैं ये अल्फा
डी फॉर्म है, अल्फा डी फॉर्म, इसी को बोला था क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग, और इस रिंग को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पायरानोज, अल्फा डी पायरानोज। तो ये क्या है, ये है हमारा अल्फा डी, इसी को हमने अच्छे से बनाकर लिखा, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या है, अल्फा डी पायरानोज, अल्फा फॉर्म है, डी ग्लूकोज लिया था इसलिए डी, और ये कौन सी साइक्लिक संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, पायरानोज। तो ये अल्फा डी पायरानोज है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मैं जो बता रही थी उसको तो बताया ही नहीं। ये जो कार्बन है जिस पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, कभी OH इधर जा रहा है, कभी OH इधर जा रहा है, क्योंकि ये पहले से फिक्स नहीं था। पहले तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था, बाद में हाइड्रोक्सिल में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर 2 तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, एक रिंग के अंदर, एक रिंग के बाहर। तो ये वाला जो कार्बन होता है जिस पर रिएक्शन हुआ था, इसी को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या कहते हैं हम, एनोमेरिक कार्बन। ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, ये बताना था। बाद में हम बताएंगे ये एनोमर क्या होती हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें उसके बाद देखेंगे एनोमर्स क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। एनोमर होते हैं, एक एपीमर होता है, एपीमर और एनोमर दोनों अलग अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है वो बताएंगे हम आपको आगे के लेक्चर्स में। तो ये एनोमेरिक कार्बन होता है ना। ऐसे ही दूसरी फॉर्म बनाई थी हमने, ठीक है। दूसरी फॉर्म में क्या था, ये जो OH ग्रुप था ये H अंदर था और OH ग्रुप कहाँ था, बाहर था। तो इसको भी हमने 6 अच्छे से लिखा था जब 6 मेंबर रिंग बनाई। तो ये OH कहाँ था, एबव, ये नीचे, यहाँ CH2OH और OH क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, रिंग के बाहर। हमने इन्वर्जन नहीं करना तो हम यहीं से बताएंगे। तो रिंग के बाहर है तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, बीटा डी पायरानोज फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, बीटा। कौन सा ग्लूकोज लिया था, डी ग्लूकोज, तो बीटा डी पायरानोज फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, बीटा डी पायरानोज स्ट्रक्चर। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर बने इन्हीं को बोला जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन सूत्र। सॉरी, 2 मिनट रुकिएगा। तो ये जो फॉर्मूला था, ये प्रोजेक्शन सूत्र जो था, ये हावर्थ प्रोजेक्शन सूत्र था। ये जो 6 मेंबर्ड संरचना बनती है इसको पायरानोज संरचना कहते हैं। एक 5 मेंबर्ड संरचना भी होती है जिसे फ्यूरानोज, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वो कैसे बनेगी, मान लो ये ऐसा था, ये हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था, ठीक है, और ये हमारा डी ग्लूकोज है। क्या है, डी ग्लूकोज। तब हमने क्या किया था, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, इसका अटैक करवाया था इस कार्बन पर, है ना। लेकिन अगर हम इसका अटैक ना कराएं, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी तो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये भी तो अटैक कर सकता है। तो अगर ये वाला हाइड्रोक्सिल समूह अटैक करेगा तो क्या बनेगा, मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ। अगर ये वाले लोन पेयर अटैक करें यहाँ पर तो क्या बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। O- दिखा दिया, यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे बना दो। जैसे ही ये लोन पेयर अटैक करेंगे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से H+ निकल कर कहाँ चला जाएगा, O- पर। पता है आपको ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ टूटेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो जैसे इसने अटैक किया यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर गया, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। ये ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव H+ को ले लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो गया, H में चेंज हो गया, ठीक है। और इस तरह से रिंग संरचना बन गई। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये बन गया, ये H है, ठीक है। अटैक यहाँ से हुआ है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, सॉरी ये वाला,
इस पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। एक OH यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, और नीचे क्या है हमारे पास CH2OH है ना, ये तो यही रहेगा। बाकी ये वाला जो ऑक्सीजन था ये रिंग में आ गया, ठीक है। बचा क्या, 2 H और ये OH, H और ये OH। तो अब ये कितने सदस्य संरचना बन गई, 1 2 3 4 5। कौन सी रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दूं, मैं बना दूं। अच्छा, अगर देखो ये अल्फा है या बीटा, यहाँ पर भी बता सकते हो आप अल्फा है या बीटा। रिंग के अंदर है OH, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा। अगर रिंग के बाहर होता OH, यहाँ पर भी 2 पॉसिबल है, H यहाँ होता, OH यहाँ होता, तो फिर ये कौन सी फॉर्म होती, बीटा फॉर्म। तो बार बार बना के दिखाना ज़रूरी है, या समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या होगा, ये वाली फॉर्म लेके चले से, ठीक है। 2 फॉर्म बन सकती है यहाँ से, ये भी बन सकती है, दूसरी क्या बन सकती है, दूसरी ये बन सकती है, OH यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये OH, ये H और ये है CH2OH। ये OH, H, ये OH है और ये H है, ठीक है। तो ये अल्फा फॉर्म है जिसमें OH कहाँ है, रिंग के अंदर अल्फा, और ये क्या है, बीटा। कितने सदस्य वलय बन रही है, 5 सदस्य वलय बन रही है। तो 5 सदस्य वलय, इसको अच्छे से बनाएं। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ऊपर दिखा देती हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना देती हूँ। कैसे बनेगा, एक 5 सदस्य बना लो, पेंटागन बना लो, ठीक है। इस तरह से 5 सदस्य वलय बन गई, ठीक है। अब इस पर अरेंज करते हैं। मैंने बताया था लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ नीचे, लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ नीचे, लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ नीचे, लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रुप है, जैसे हम वहाँ पर ये जो CH2OH ग्रुप था, इसको हम कहाँ रखते थे, एबव रखते थे, वैसे यहाँ पर भी रखेंगे। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, वहाँ पर तो CH2OH था, अब यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ गया, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहाँ रखेंगे, एबव रखेंगे, है ना। तो इस कार्बन पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर CH2OH जुड़ा हुआ होगा, इसके अलावा यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होगा, ये जो कार्बन होगा इससे क्या जुड़ा हुआ होगा, OH और H। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे प्रदर्शित करें, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो क्या मान लें, ये बता दूं, ये जो पूरा ग्रुप है इसको मान लेते हैं R, लेट मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर R से प्रदर्शित कर रहे हैं तो R ग्रुप कहाँ आएगा, एबव आएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ये R ग्रुप क्या है, ये R ग्रुप है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक तो जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है CH2OH, है ना, यही तो है हमारा ग्रुप। तो इस तरीके से प्रदर्शित करो, या इसको R बना दो तो इजी हो जाएगा, ये R। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर अगर हम देखें R ग्रुप और OH क्या है, एंटी है, या फिर यहाँ पर से देखें OH क्या है, रिंग के अंदर है, तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा। कौन सा ग्लूकोज लिया था, D, और ये फॉर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है फ्यूरानोज। जैसे 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन रहे उसको क्या बोलते हैं, उस रिंग को फ्यूरान बोलते हैं ना, फ्यूरान बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना। वैसे ये क्या है, फ्यूरानोज। इस रिंग को क्या बोलेंगे, फ्यूरान से ड्राइव किया हमने नेम, फ्यूरानोज। तो ये क्या कहलाएगी, अल्फा D फ्यूरानोज। अब इस फॉर्म को अगर हमें बनाना हो अच्छे से तो इसे भी बना देते हैं, क्या लिखेंगे, एक अच्छे से 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। इस पूरे ग्रुप को हमने क्या मान लिया, इस पूरे ग्रुप को हमने मान लिया R, क्या मान लिया, R के बराबर मान लिया। ये क्या है, R है, ABCDXYZ कुछ भी मान सकते हैं, R मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ देखें, लेफ्ट वाली चीज ऊपर, राइट वाली चीज नीचे, लेफ्ट वाली चीज ऊपर, राइट वाली चीज नीचे, लेफ्ट वाली चीज ऊपर, राइट वाली चीज नीचे। ये जो R ग्रुप है ये बल्कि ये हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और ये H आएगा नीचे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये R ऊपर ही आएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये ऊपर ही आएगा,
आपको पता है, इससे पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। पहले फर्स्ट इन्वर्जन करेंगे, फिर सेकंड इन्वर्जन करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, अबव द प्लेन। लेकिन आपको इन्वर्जन नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इन्वर्जन करेंगे तो ये ग्रुप अबव द प्लेन चला जाता है। तो यानी कि ये भी, अब मैं यहाँ पर इन्वर्जन करूंगी, 2 स्टेप और बढ़ाऊंगी फालतू में, है ना। आपको पता है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ इन्वर्जन कैसे करते हैं, फर्स्ट इन्वर्जन और सेकेंड इन्वर्जन। तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा। तो वही है, ये ग्रुप कहाँ आ गया, अबव द प्लेन। तो यहाँ पर देखें आर और ओ एच एक दूसरे के क्या है, सिन है। दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है, आर और ओ एच एक दूसरे के क्या है, सिन है। तो ये कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, ठीक है। कौन सा ग्लूकोज लिया था, डी ग्लूकोज लिया था। तो ये क्या हो जाएगी, और इस फॉर्म को नाम क्या है, फ्यूरानोज। तो ये अल्फा डी फ्यूरानोज था, और ये क्या था, बीटा डी फ्यूरानोज। तो ये 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, एक पाइरानोज फॉर्म होती है और एक होती है फ्यूरानोज फॉर्म। एक पाइरानोज और एक कौन सी होती है हमारे पास, फ्यूरानोज फॉर्म, ठीक है। तो 2 तरह की स्ट्रक्चर हुई, लेकिन ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्यूरानोज में या पाइरानोज में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है ग्लूकोज की, ये स्टेबल नहीं होती। तो ग्लूकोज जो है वो हमेशा पाइरानोज यानी 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है, 6 सदस्यों वाली वलय वाली जो संरचना थी उसमें स्टेबल होता है हमेशा। क्या होगा, कई कई रिएक्शन में हम देखेंगे ये वाली संरचना बनेगी, ठीक है। लेकिन बाद में जब रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद ये खुलकर किस में चेंज हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब स्थायी कौन सी है, 6 मेंबर्ड वाली संरचना, जिसको हम बोलते हैं पाइरानोज फॉर्म, वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इस फॉर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। एक तरीका और बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ होता है उसको मैं क्या दिखा सकती हूँ, अबव द प्लेन। तो यहाँ पर H की होगा, अबव द प्लेन होगा। लेकिन हम यहाँ पर H को प्रदर्शित नहीं करते, हम यहाँ पर क्या केवल OH को देख के लेके चलेंगे, ठीक है। केवल OH, अगर OH पता है आपको कहाँ है तो H तो अपने आप ही पता चल जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पर हम देखें H कहाँ है, अबव, और OH कहाँ है, नीचे। तो नीचे है तो मैं इस कार्बन पर दिखा सकती हूँ, OH कहाँ है, बिलो। तो H कहाँ होगा इस कार्बन पर, अबव, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी देखूँ OH कहाँ है, बिलो, तो इस कार्बन पर भी मैंने OH क्या लगा दिया, बिलो। यहाँ पर देखूँ OH कहाँ है, अबव, तो इस कार्बन पर मैं OH क्या लगाऊंगी, अबव। और ये जो R ग्रुप है ये कहाँ पर है, ये अबव द प्लेन है। अब मैं R ग्रुप को हमने क्या माना था, ये जो ग्रुप था OH H CH2 OH, इसी को तो हमने R ग्रुप माना था, है ना। इस पूरे को हमने क्या माना था, R ग्रुप माना था इसको, ठीक है। अब मैं इसे खोल के लिख दूँ तो क्या आएगा, ये जो फॉर्म, ये पूरा जो ग्रुप है इस बॉन्ड पर जो आएगा ये अबव आएगा, यानी कि यहाँ पर तो जुड़ा हुआ होगा OH, और इधर की तरफ दिखा दूँ यहाँ क्या लगा हुआ होगा, CH2OH। तो CH2OH कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऐसे बिलो द प्लेन। तो OH और CH2OH, तो इस तरीके से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्या होगा, ये OH अबव है, इस पर अबव द प्लेन है, लेकिन इस पर OH कैसा जुड़ा हुआ होगा, बिलो द प्लेन। या फिर ऐसे बनाऊं मैं इसे, OH कहाँ जुड़ा हुआ होगा, बिलो द प्लेन, और इसी से क्या जुड़ा हुआ होगा, CH2OH। इस पूरे ग्रुप को हमने क्या माना था, R ग्रुप। तो इस फॉर्म को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी बना लो, इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं। सिर्फ इसे ही नहीं, 6 मेंबर वाली संरचना उसे भी हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल हाइड्रोजन को प्रदर्शित मत करो, बस OH देख लो कौन सा अबव है कौन सा बिलो है। जो अबव होगा उसको अबव लगा दो, जो बिलो है उसको बिलो लगा दो, सिंपल। आप इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे OH क्या है, इस कार्बन पर जो OH लगा हुआ है वो अबव है, यहाँ पर जो OH लगा हुआ है वो बिलो है, इस कार्बन पर जो OH लगा हुआ है वो अबव है,
इस कार्बन पर जो R ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, एवब। लेकिन R ग्रुप में क्या क्या मौजूद है, एक तो OH मौजूद होगा और एक हमारे पास क्या मौजूद होगा, CH2OH। तो इस तरीके से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कौन सी थी, ये बीटा डी फ्यूरानोज फॉर्म स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, ये अल्फा डी फ्यूरानोज फॉर्म स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। मिटा देती हूँ। तो ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, 6 सदस्य वाला जो बनाई थी हमने 6 मेंबर रिंग पायरानोज फॉर्म। अगर हम यहीं पर फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज की जगह अगर फ्रक्टोज होता, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज ये था ना CH2OH, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ था CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H। ये क्या था हमारा, ये फ्रक्टोज है। क्या है ये, फ्रक्टोज है। इसकी जो संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सी सदस्यीय रिंग बनेगी, बता सकते हो क्या, अंदाजा लगा सकते हो, बताओ बताओ जल्दी से। यहाँ पर कितने सदस्य वलय बनेगी, 6 सदस्य बनेगी या 7 सदस्य, 5 सदस्य बनेगी। अरे सीधी सी बात है, वहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर था, तो वहाँ पर कितने सदस्य वलय बन रही थी, 6 सदस्य वलय बन रही थी। यहाँ पर क्या है, ये OH ये रहा, ठीक है, इस वाले कार्बन पर ही तो अटैक करेगा। अब यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन है तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये यहाँ से H+ ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, ये क्या है हमारे पास, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कि ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में स्टेबल रहेगा और फ्रक्टोज कौन सी फॉर्म में स्टेबल रहेगा। ठीक है, पता होना चाहिए। हालांकि पढ़ तो हम ग्लूकोज रहे थे लेकिन फ्रक्टोज भी तो पढ़ेंगे ना, तो अभी पढ़ लेते इस ग्लूकोज के साथ में। बहुत सी रिएक्शन हम देखेंगे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम होती हैं, तो उनको हम 2-2 बार पढ़ने का क्या मतलब है, उसको मैं बताती जाऊंगी कि ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज में भी इसी तरीके से होती है और फ्रक्टोज में भी इसी तरीके से होती है। कुछ रिएक्शन है जो ग्लूकोज देता है लेकिन फ्रक्टोज नहीं देता है, फ्रक्टोज देता है ग्लूकोज नहीं देता, वो उनको हम अलग से पढ़ लेंगे। बाकी जो साथ साथ वाली रिएक्शन है उन दोनों को हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ CH2OH, यहाँ पर H, ये OH और H ऐसे ही बचा हुआ है, ये वाला H और OH, और ये वाला जो कार्बन है ये भी 2 स्ट्रक्चर बनाएगा। एक तरफ तो रहेगा CH2OH, वहाँ पर हाइड्रोजन था, अब जहाँ पर हाइड्रोजन था उसकी जगह अब यहाँ पर क्या आ गया, CH2OH। यहाँ पे भी 2 फॉर्म बनेंगी, ये अंदर है रिंग के, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा डी फॉर्म। 5 सदस्य वलय बन रही है तो कौन सी संरचना होगी, फ्यूरानोज, अल्फा डी फ्यूरानोज फॉर्म, या क्या कह लें, फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म, अल्फा डी। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंशिएट करना है तो अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज ग्लूकोज वाले में, और ये फ्रक्टोज है तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा फॉर्म है, ऐसी इसकी एक बीटा फॉर्म बनेगी, 2 ही तो बनेंगी, हो सकता है कि ये CH2OH, H, OH, H, OH, H, यहाँ पर OH बाहर आ गया, OH बाहर आ गया और CH2OH अंदर चला गया, तो यहाँ पर OH कहाँ है, रिंग के बाहर, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बीटा डी फॉर्म, या बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म। अब इसको हम अच्छे से चेंज करके आप 5 मेंबर रिंग में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं करके बताऊंगी, आप लोग कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। तो इसकी जो 5 मेंबर, इसको अच्छे से सेट करके लिखिएगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये अबव जाएगा, आप जानते हैं। बाकी ग्रुप को तो आपको मालूम है, लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ को हमको कहाँ रखना है, नीचे की साइड रखना है। तो आप इसको खुद से बनाइएगा, इसकी 5 मेंबर रिंग। नहीं बने तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, नहीं बन रही तो फिर मैं बताऊँगी कैसे बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर भी दो फॉर्म बनी, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब तुम कहो जैसे ग्लूकोज में एक तो नीचे वाले ऑक्सीजन से अटैक कराया, तो एक अगर मैं इससे अटैक कराऊँ तो कितनी सदस्य रिंग बनेगी? 4 मेंबर रिंग। और हम तो जानते हैं 3 मेंबर रिंग बन रही हो, 4 मेंबर रिंग बन रही हो, वो प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। 4 मेंबर रिंग तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक तो इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर से 4 मेंबर रिंग खुद ही अनस्टेबल होती है एंगल स्ट्रेन की वजह से, बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन की वजह से। तो क्या होगा? 4 मेंबर रिंग तो बनेगी नहीं, या तो 6 मेंबर बनेगी या तो फिर 5 मेंबर बनेगी, क्योंकि यही 2 रिंग होती हैं जो स्टेबल स्थायी होती हैं। इसके अलावा 4 मेंबर, 3 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, ये सारी रिंग स्थायी नहीं होती। तो ये जो ग्लूकोज की भी 2 फॉर्म बनेंगी, सॉरी क्या है, फ्रक्टोज की भी 2 फॉर्म बनेंगी, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फॉर्म बनेगी, जो कि कौन सी है? 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोज। कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या है? एक कार्बन नीचे है, तो 5 मेंबर ही रिंग बन सकती है। 6 मेंबर रिंग बनाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकती यहाँ पर। जबकि ग्लूकोज में क्या बनती है? 6 मेंबर रिंग बनती है, वहाँ पॉसिबल है। तो उसकी 6 मेंबर वाली संरचना स्थायी है और इसकी 5 मेंबर वाली संरचना स्थायी है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक म्यूटा रोटेशन। हिंदी में लिखूं म्यूटा रोटेशन, शायद इसे हिंदी में परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये म्यूटा रोटेशन, देखते हैं। ठीक है, म्यूटा रोटेशन परिवर्ती घूर्णन क्या होता है? अगर म्यूटा रोटेशन को डिफाइन करूँ ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में ना लेकर किसी भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, अगर मुझे म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन देनी है तो क्या होता है? अगर कोई कार्बनिक अणु हमारे पास ऐसा है जो टाइम के साथ अपने रोटेशनल एंगल को चेंज करता है, यानी अपने घूर्णन कोण को चेंज करता है। अभी घूर्णन कोण क्या होता है? ठीक है, क्या है ये घूर्णन कोण? तो ये रोटेशनल एंगल, आपने शायद फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पर देखी होगी प्रकाशिक समावयवता, है ना। तो वहाँ पर क्या देखते हैं प्रकाशिक समावयवता में, कि अगर मॉलिक्यूल उस पर प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाए तो क्या करते हैं? जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को क्या करते हैं? या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और जो मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या बोला मैंने कि अगर कोई कार्बनिक अणु, ठीक है, अगर मैं उसका जलीय विलयन ले रही हूँ, अगर उसमें समय के साथ घूर्णन कोण में यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। उसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी उसका रोटेशनल एंगल बार बार चेंज हो रहा है, तो उस घूर्णन को क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसे स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन भी कहते हैं। तो म्यूटा रोटेशन क्या है? कि समय के साथ अपने घूर्णन कोण बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन भी कहते हैं। लेकिन ये हम ग्लूकोज के लिए लेकर चल रहे हैं, तो क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर थ्योरी लिखते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज लिया हमने, ठीक है, जो ग्लूकोज मिलता है उसमें मेनली क्या रहेगी? अल्फा फॉर्म रहेगी। तो उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब ताज़ा बना हुआ, ठीक है, मार्केट से ग्लूकोज लेके आया, उसको तुमने घोला, ठीक है, तुरंत घोला, उसका हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाई, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को उसमें से गुजारा। तो क्या हम देखेंगे कि उसके अंदर अल्फा फॉर्म है, तो उसका एक अपना एंगल होगा। जो अल्फा फॉर्म होती है उसका एंगल होता है 112 डिग्री का प्लस, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि रोटेशनल एंगल जो 112 डिग्री था वो चेंज हो गया 57 डिग्री पर आ गया, प्लस 57, फिर से चेंज हुआ और भी कम हो गया, प्लस 19 डिग्री पर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि रोटेशनल एंगल घूर्णन कोण जो शुरू कहाँ से हुआ था? शुरुआत में 112 था, फिर 57 पे पहुंचा, फिर उससे भी कम 19 पर पहुंचा। तो क्या हुआ? देखा जो अल्फा फॉर्म होती है उसका रोटेशनल कोण होता है 112, जो बीटा फॉर्म होती है उसका रोटेशनल कोण होता है 119। इसका मतलब अल्फा फॉर्म किस में चेंज हो रही है? बीटा फॉर्म में चेंज हो रही है, यानी कि इसमें इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि साम्य अवस्था प्राप्त ना हो जाए, तब तक अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में, बीटा का अल्फा फॉर्म में कन्वर्जन चलता रहेगा। तो फिर ये क्या है? 57 डिग्री किसका रोटेशनल एंगल है? जो हमने ग्लूकोज की खुली संरचना पढ़ी थी ना, ये वो है ओपन चेन,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्फा फॉर्म जैसे ही हम उसका जलीय विलयन लेंगे वो खुल जाएगी, ओपन चेन में चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा से रिंग बनेगी, कौन सी? बीटा फॉर्म। फिर बीटा फॉर्म फिर से खुलेगी, बीटा फॉर्म क्या करेगी? फिर से खुलेगी, ओपन चेन बनेगी, और ओपन चेन किस में चेंज हो जाएगी? अल्फा फॉर्म में। तो इस तरह से इसका घूर्णन कोण चेंज होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपको लग रहा हो अल्फा और बीटा फॉर्म केवल नाम के लिए नहीं होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अल्फा फॉर्म अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाती है, बीटा फॉर्म अलग, यानी कि देखा भी एक तो हमने यहीं देख ली, एक का रोटेशनल एंगल 112 है तो एक का बहुत कम 19 डिग्री, एक का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। अल्फा फॉर्म अलग इफेक्ट दिखाती है, बीटा फॉर्म अलग इफेक्ट दिखाती है। तो हम यहाँ डिफाइन करें म्यूटा रोटेशन को, तो क्या है? ऐसे लूँ, ग्लूकोज का जलीय विलयन या ताज़ा बना हुआ, ये रखा हुआ, हम ग्लूकोज का जलीय विलयन यूज़ नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट में, ताज़ा बना हुआ, ताज़ा बनाएंगे तब उस पर स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज का ताज़ा बना हुआ जलीय विलयन समय के साथ कब तक? जब तक कि साम्यावस्था न प्राप्त हो जाए, अपने घूर्णन कोण में परिवर्तन करता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। ठीक है, परिवर्ती घूर्णन म्यूटा रोटेशन या इसको स्पेसिफिक रोटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? हम जानते हैं ग्लूकोज की दो फॉर्म पढ़ी हमने, एक होती है जब हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ी, तीन तरह की देख ली, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एक उसकी क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर देख ला, खुली श्रृंखला वाली संरचना देख ली। क्लोज चेन में क्या होगा? दो फॉर्म होती हैं, एक अल्फा फॉर्म होती है और एक बीटा फॉर्म होती है। तो मान लो हमारे पास ये है अल्फा फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। इसका रोटेशनल एंगल होता है प्लस 112 डिग्री। ठीक है, ये किस में चेंज होगी? ये चेंज होगी ओपन श्रृंखला, क्या हो जाएगी? ओपन चेन बन जाएगी। जैसे ही जलीय विलयन लेंगे इसका थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, ओपन चेन बन जाएगी। CH2OH ओपन चेन बन जाएगी। कौन सी है ये है खुली श्रृंखला। इसका रोटेशनल एंगल कितना है? प्लस 57 डिग्री। कितना है? प्लस 57 डिग्री। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? बीटा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? बीटा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीटा फॉर्म में चेंज करो, फिर से बंद श्रृंखला बन जाएगी। बीटा फॉर्म बिल्कुल ऐसी होगी, बस OH कहाँ होगा? रिंग के बाहर। OH H OH H OH H H H और ये है CH2OH। ये कौन सी है? बीटा फॉर्म। इसका रोटेशनल एंगल कितना होता है? प्लस 19 डिग्री। अच्छा, हम इसका प्लस 19 डिग्री ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लस 19 डिग्री नहीं होता है, ये होता है प्लस 18.7 डिग्री का होता है, लेकिन ओवरऑल हम क्या ले लेते हैं? प्लस 19 डिग्री। ऐसे ये प्लस 57 डिग्री लिख गया है, ये प्लस
52 डिग्री हम लिख देते हैं, है ना। तो ये +52 नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन हम ओवरऑल लेकर चलते हैं कितना, +52 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि हमने ली थी अल्फा फॉर्म जिसका रोटेशनल एंगल था 112 डिग्री। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दोबारा पीपीएल पास की तो देखा रोटेशनल एंगल कम हो गया, 52 डिग्री में चेंज हो गया, फिर और भी कम हो गया, 19 डिग्री में चेंज हो गया। इसका मतलब अल्फा फॉर्म जो थी पहले खुली श्रृंखला में चेंज हुई, फिर खुली श्रृंखला वापस से क्लोज चेन में चेंज हो गई, जो कि कौन सी थी, बीटा फॉर्म। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है चलता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए, यानी कि जब तक कि ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जो है साम्य अवस्था में ना आ जाए, तब तक ये एक दूसरे में इंटरचेंज करती रहती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो आपको समझ में आ गई होगी म्यूटा रोटेशन। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्लूकोज क्या क्या रिएक्शंस देता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ओपन चेन की तरह से देखेंगे, सबसे पहले ओपन चेन की रिएक्शन देखेंगे कि जब ओपन चेन होती है, खुली श्रृंखला होती है, तब क्या रिएक्शन होती है, जब बंद श्रृंखला होगी तब क्या रिएक्शन होती हैं। वैसे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देगा, यानी कि जो रिएक्शन एल्डिहाइड देता है वो रिएक्शन यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखें OH 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 हाइड्रोक्सिल समूह भी है, यानी एल्कोहलिक समूह भी है। तो क्या होगा, जो रिएक्शन एल्कोहल देते हैं वो रिएक्शन भी यहाँ पर होंगी। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शन होती हैं और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल के लेक्चर में। अब के लिए थैंक यू।